अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। अभी जो हफ्ता गुजरा है उसमें आपने जो राज प्रोग्राम देखा है, एपिसोड नंबर था 151 और उसका टाइटल था सीसीटीवी में जिन रिकॉर्ड हो गया। इसी जगह पे जहाँ पे मैं बैठ के अभी भी ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यही जगह थी जहाँ पे वो प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड किया। हो सकता है बहुत सारे लोग जो स्टोरी सुनते हैं वो अगर राज ना देखते हो तो वो भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 151 है जिसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है और उसको मैंने रिकॉर्ड किया। एक बात जो बहुत ज़्यादा मुझसे लोगों ने पूछी है वो ये थी कि हम हैरान हो रहे हैं, आप तो दूसरों के घरों में जाके वहाँ पे इस तरह की मखलूक हो तो उसको क्लियर करते हैं, तो आपके अपने घर में इस तरह की मखलूक कैसे मौजूद है। कुछ लोगों ने तो लिखा हुआ था आप तो अपने घर में इसको नहीं निकाल पा रहे तो दूसरी जगह पे कैसे निकालेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें मिक्स होकर लिखी हुई थी। तो मैंने इस पर सोचा है, इसका अभी आपको मुख्तसर एक जवाब देता हूँ, लेकिन इस पर एक डिटेल से फ्राइडे वाले दिन जो मैं प्रोग्राम करता हूँ आपके सवालों के जवाब का, उसके शुरू में मैं आपको जिन्नात के मुतालिक तफसील से बताऊँगा। जिन कहते किसको हैं, होता क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं, दुनिया में कितने किस्म के जिन्नात पाए जाते हैं, खाते क्या हैं, इनका ओढ़ना बिछोड़ना, शादी खुशी गमी, ये सब क्या होता है, ये इंशाल्लाह इसको तफसील से मैं फ्राइडे के प्रोग्राम में बताऊंगा। अभी मुख्तसर आपके सवाल का जवाब दे दूं। जब भी मैं यहां बैठ के स्टोरी रिकॉर्ड करता हूं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा गिटार रखा है पीछे, वो गिर गया, आवाज़ आई, बहुत सारी इस तरह की झटका निकल गया, मैंने आपका कोई इस तरह से गुजरा है, मैंने कहा ये गया है वो गया है। और हम लोगों ने देखा होगा कि मैं कहानी मूड बना के सुना रहा होता हूँ, इन्वॉल्व होता हूँ, इस अंदाज में कहानी सुना रहा होता हूँ कि आप भी कहानी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। वो इन्वायरमेंट जो मैं बता रहा होता हूँ आपकी आंखों के सामने चल रहा होता है, वो सीन सारा चल रहा होता है और आपको लगता है आप भी उस कहानी के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह का माहौल बनाने के लिए मुझे भी ऐसा नहीं है कि मैं इधर उधर देखूंगा तो माहौल बना पाऊंगा, मेरा दिमाग भी एक ही साइड पे रहे, सिर्फ कैमरे की तरफ फोकस हो और मैं वो सीन इस तरह बयान करूं कि आपको भी महसूस हो कि हम उस कहानी का, उस किरदार हैं, उस कहानी का हिस्सा हैं। तो मेरे इर्द गिर्द ध्यान नहीं होता, लेकिन जब मेरा झटका निकलता है तो इसका मतलब ये है कि मैं भी इर्द गिर्द से कुछ देर के लिए हट गया था, इग्नोर किया हुआ था मैंने, लेकिन उस मखलूक ने मेरी तवज्जो दिलाई और झटका निकाला। अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी होते हैं, नेक जिन भी होते हैं, जिनको हम बुजुर्ग जिन कहते हैं। क्योंकि वज़ाइफ मैं बैठ के पढ़ता हूँ, अभी भी रात के 3:07 हो गए हैं रात के, पता नहीं इस वक्त आपको घड़ी नज़र आती है कि नहीं। मैं उठा हूँ वज़ाइफ से तो मैंने कहा ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड कर लूँ। तो जहाँ पे मैं वज़ाइफ करता हूँ बैठ के, जिस घर के अंदर मेरा इस तरह का सिलसिला है पढ़ाई का भी, तो वहाँ पे कैसे पॉसिबल है ये जिन्नात, ये मखलूक नहीं होगी, 100% होगी। लेकिन सिर्फ आपके सवाल का जवाब ये है कि सिर्फ वो मखलूक होगी जो नेक होगी, अच्छी मखलूक होगी। बुरे जिन्नात, तकलीफ़ देने वाले, परेशान करने वाले, नुकसान करने वाले जिन्नात नहीं होंगे। ये इसका एक यूं भी जवाब ये है, ये जो हैं ये रखवाली करने वाले जिन्नात हैं। इनके बच्चे भी होते हैं, इनकी पूरा कबीला होता है, पूरी फैमिली आबाद होती है। तो जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनके जो बुज़ुर्ग हैं वो नेक जिन्नात में से हैं। इससे ज़्यादा मेरी मजबूरी है, मैं बता नहीं सकता इनके बारे में, लेकिन इतना आपके सवाल क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा गया था, उसका जवाब ये है नेक बुज़ुर्ग हैं। तो उनके जो बच्चे हैं वो खेलते हैं और शरारतें करते हैं, जिनको हम लोग भी महसूस करते हैं। अब ये रुकी हुई है, एयर कंडीशन भी चल रहा है, हवा है डायरेक्ट मेरे ऊपर आ रही है, इसको भी लगनी चाहिए, लेकिन ये घूम नहीं रही। तो उस वीडियो में देखा आपने किस तरह ये घूम रही है, किस तरह तेज़ घूमना शुरू हो जाती है, हिलना शुरू हो जाती है, ये झूला खुद ब खुद कैसे वो करता है। तो ये सारी बातें इस तरह आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन नेक वाले, अच्छे वाले हैं। ये उनके बच्चे थे जो शरारतें कर रहे थे, जो बड़े हैं शायद हो सकता है वो इस घर की रखवाली करते हों और बाहर के जो बुरे हैं उनको अंदर ना आने देते हों, ये इस तरह के मामला आते हैं। तो अच्छे और बुरे पाए जाते हैं, ये अच्छे वाले हैं। और जिस घर में भी अच्छे वाले जिन्नात हों तो ये याद रखिएगा वो वहाँ पे कोई बुराई नहीं होगी, गलत काम नहीं होगा, वो उस घर की हिफाजत करेंगे। अगर आप ऐसा काम करेंगे जो उनके लिए नापसंदीदा होगा तो वो छोड़ के चले जाएंगे। तो नेक बुजुर्ग का पाया जाना किसी घर में एक अच्छी बात है। तो ये हो सकता है अभी भी कहानी मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ,
आके बैठ गए हूँ और कहानी सुनना उन्होंने शुरू कर दी हो। तो ये कहानी सुनते हैं, सिर्फ कहानी नहीं सुनते हैं, बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं। सबसे बड़ी शरारत जो इस घर में होती है वो ये होती है, आज भी हुई है, कोई भी सामान हम कहीं पे रख देते हैं तो वहाँ पे नहीं मिलता। ढूंढ ढूंढ के जब थक जाते हैं तो एंड में हम कह देते हैं चलो भी आप बैठ जाओ, या नहीं दे रहे, करने दो इनको शरारत। उसी जगह पे ही पड़ा मिल जाएगा जहाँ पे रखा था, और थोड़ी देर के बाद उसी जगह पे ही पड़ा मिल जाता है जहाँ पे रखा था। आज भी मिसेस कह रही थी कि मेरा क्लिप नहीं मिल रहा, और मैंने भी मिल के ढूंढा, नहीं मिला। तो उसने कहा देखना अभी फिर मुझे तंग कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा यार रख देंगे, रख दो यार, रख दो इसको, ना तंग करो। थोड़ी देर के बाद सामने पड़ा हुआ था। उसने कहा यहाँ पे मैंने भी देखा था। मैंने कहा मैंने भी इस जगह पे देखा था, तो नहीं था, तो इसका मतलब उन्होंने वहाँ पे रख दिया। तो ये शरारतें। आवाज़ आ गई, खामोशी है, मैं अकेला बैठा होता हूँ, इसका मतलब अभी भी यहाँ पे मौजूद है। कहानी की तरफ आते हैं, बात लंबी हो गई। मैंने कहा ना इन्वेस्टिगेशन, तो जो राज प्रोग्राम या इन्वेस्टिगेशन आप देखते हैं वो ठीक है आप लोगों के लिए। मेरा एक जुनून है, मैं इस प्रोग्राम को करना बंद भी कर दूं शायद तो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फिर भी करता रहूँगा। अकेला जाऊँगा, कैमरा नहीं लेके जाऊँगा, बैठूँगा, गपशप करूँगा इनके साथ, मुझे अच्छा लगता है। कहानी एक मैंने आज चूज़ की है, मज़े की कहानी चूज़ की है। उनका नाम है गुमनाम। उन्होंने कहा मेरा नाम है जी गुमनाम, आपने मेरा नाम नहीं बताना। मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है जो आपको भेज रहा हूँ, आप इसको ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल कीजिए। कहानियाँ वो भी सुनते हैं मेरी, और ज़्यादा अरसा उनको नहीं हुआ ऑफ कैमरा स्टोरी को ज्वाइन किए हुए, तो उनका कहना ये कि जितनी कहानियाँ सुनी हैं तो मेरा दिल किया कि शायद मरने से पहले इसको मैं शेयर कर दूं, क्योंकि इस राज से जो वो इस कहानी में बताने जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरे आप पहले बंदे जिनको मैं शेयर करने जा रहा हूं, जो आगे कहानी की सूरत में बताएंगे, उससे पहले किसी को भी इस राज का नहीं पता। या रब जानता है या वो उस्ताद जिसके पास मैं सीखने के लिए गया था। गुमनाम ही नाम रख देते हैं उनका, अच्छा नाम है। गुमनाम कहते हैं मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे गुर्बत थी, दौलत नहीं थी। मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं अमीर शख्स बनूं, मेरे पास दौलत हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, वो तमाम आसाइशें हों जिसकी इंसान ख्वाहिश करता है, वो तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद हों। अल्लाह ने मुझे जहन भी दिया था, मैं काफ़ी ज़हीन भी था, शक्ल सूरत भी नॉर्मल थी, ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत था ना बहुत ज़्यादा बदसूरत था। जो भी देखता कहता अच्छी शक्ल सूरत का मालिक है। जैसे ही जवान हुआ तो दौलत के बारे में मुसलसल सोचते सोचते इस नतीजे पे पहुंचा, घर में गुर्बत है, मेहनत मजदूरी करने से मैं लैंडलॉर्ड अमीर बंदा तो नहीं बन सकता। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि इतनी पैदा कर लूँ कि 2 वक्त की रोटी जो है वो आसानी से मुयस्सर आ जाए और मैं अपने घर में खाना खा सकूँ। गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस तो नहीं मिल सकेगा। तो फिर मुझे किसने मशवरा दिया, तुम्हें अमलियात करनी चाहिए, तुम्हें जादू की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर तुम माहिर हो गए और तुमने कोई चिल्ला कर लिया तो हो सकता है तुम कोई ज़मीन के अंदर छुपा हुआ ख़जाना तलाश कर लो। बस फिर क्या था, किताबें ख़रीदनी शुरू कर दी। हर उस दुकान पे जाता जहाँ पे कोई इस तरह की मुझे किताब मिलती जिससे मुझे कुछ सीखने को मिल सके, वो मैं किताब लेता और अपने घर पे उठ को बैठ के पढ़ना शुरू कर देता। जहाँ समझ लेता पढ़ लेता, बहुत सारी बातें समझ आती थी, बहुत सारी इस तरह की अजीबोगरीब होती थी। चाँद का वो पहर और वो समा और महीने का ये दिन, ये समात, ये वो कह रहा मुझे नहीं शुरू में समझ आती थी। लगा रहा सीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक नतीजे पे पहुंचा, किताबें जो भी हैं ये रिज़ल्ट नहीं देती, किताबों से रिज़ल्ट नहीं मिलता। सो मुझे ये करना चाहिए कि मैं अभी तक इन किताबों की मदद से जो जो कुछ बैठ के पढ़ चुका था, चिल्ला कर चुका था, दायरे कड़े लगा के जो जो कर चुका था, उससे तो कुछ भी नहीं हुआ था। अब मुझे तलाश थी किसी ऐसी किताब की जो बहुत ही ज़ईफ़ किताब हो, पुरानी किताब हो, उसके अंदर जो मौजूद वो जो चिल्ले हैं वो बैठ के मैं पढूं और करूं तो हो सकता है फिर मैं कामयाब हो जाऊं। इस जुस्तजू में वक्त का पता ना लगा। मेहनत मजदूरी तो करनी ही थी ज़िंदगी का सफ़र चलाने के लिए, ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए। सो मेहनत मजदूरी करता रहा, यहाँ तक के वालिदैन ने मेरी शादी भी कर दी। बीवी जो मुझे मिली थी बिल्कुल सादा सी, मासूम सी, एक देहाती सी एक औरत थी।
उसके साथ मेरी शादी हो गई। शहर का नाम, मुल्क का नाम और उनका नाम मैंने कुछ भी नहीं बताया उनकी ख्वाहिश पे। उन्होंने कहा इसको छोड़ दें, मेरी कहानी अहम है, आप उसी को सुना दें, बाकी गुमनाम कर दें। शहर और कंट्री गुमनाम। बीवी भी एक सादा सी बीवी मिली, फरमाबरदार सी थी, जिस तरह एक देहात की घरेलू औरत होती है। वो एक घरेलू औरत थी। वो मेरे खाने पीने, कपड़े, जूती, हर चीज़ का इस तरह ख्याल रखती जिस तरह वालिदैन ने उसको सिखाया था। बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करती। वो भी शायद एक गरीब घर से आई थी, इसलिए उसकी कुछ ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा नहीं थी। जब मैं उसको कहता कि मुझे अमीर होना है, मैं उसके सामने भी अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता, तो वो सुनती और मुस्कुरा देती, जैसे उसको यकीन था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम जैसे लोग बस खाना पूरा कर लें तो उनके लिए इतना ही गनीमत है। अब उस किताब की जस्तजू जो पुरानी हो, तो उस पर मुझे यकीन था कि जो कोई वजीफ़ा चिल्ला मिल गया तो वो मैं बैठ के पढ़ूंगा तो मुझे ख़जाना मिल जाएगा। मेरी ख्वाहिश ये थी मैं अपने अंदर इतनी ताकत हासिल कर लूँ, किसी जिन को कैद कर लूँ। वो राज के नीचे कमेंट्स में भी किसी ने लिखा हुआ था, ये जो आपके कैद किए हुए जिन है, ये वो तो नहीं है। दुनिया में जिन किसी के पास कैद नहीं होते, ये बात ज़हन में रखिएगा। दोस्त हो सकते हैं, कैद नहीं हो सकते, यानी कि आपके ग़ुलाम नहीं हो सकते। इसकी बहुत सारी मैं मिसालें पहले भी दे चुका हूँ कि जब कोई आपके पास जिन ग़ुलाम हो तो कोई भी आप उसको काम कहें वो कर देगा, लेकिन कोई इस लेवल का काम कहें जैसे कहें कि जी वो चोरी हो गई है, ढूंढ के दे दें, तो जिनको मौत पड़ जाएगी, चोरी नहीं ढूंढ के देगा। खैर, और तरफ निकल जाऊंगा। अब वो पुरानी किताब कहाँ से आई जिससे मैं किसी जिन को ताबे कर सकूं, दोस्त बना सकूं, ख़जाना ढूंढ सकूं? मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, दूसरी भी बेटी हुई, तीसरी भी बेटी हुई, यहां तक कि मेरे घर में 5 बेटियां हो गई। मुझे बेटे की ख्वाहिश थी। मेरे यहाँ पहली बेटी पैदा हुई, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरी पैदा हुई, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब तीसरी हुई तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई, या अल्लाह मुझे बेटा चाहिए। सो बेटे की जस्तजू में 5 बेटियां हो गई, लेकिन बेटा ना हो सका। अब मुझे इतनी समझ बूझ आ गई थी, किताबें पढ़ पढ़ के मैंने इतनी किताबें पढ़ ली थी। तालीम मेरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं उर्दू आराम से पढ़ लेता था और समझ लेता था। अब इतनी समझ आ चुकी थी कि कुछ जब तक ऑथेंटिक, कोई काबिल भरोसा आदमी या तो मुझे मिल जाए जो मुझे सिखा दे, तो फिर मैं कामयाब हो सकता हूँ, या फिर कोई ऐसी ज़ईफ़ पुरानी किताब मिले। किताब से मुझे याद है, इस दफ़ा भी जब मैं एक ट्रिप पे गया हुआ था अभी, तो उनके पास बहुत ज़ईफ़ किताब थी और वो जेन्युइन किताब थी। मैं जल्दी में था तो मैंने कहा चला नेक्स्ट ट्रिप पे इस किताब को मैं स्टडी करना चाहूँगा, जो अमलियात की किताब थी, बहुत पुरानी। एक मेरे पास, खैर फिर कुछ बताने लगा था। अच्छा, 5 बेटियां हो गई, बेटे की अभी भी जुस्तजू थी, किताब अभी तक मिली नहीं थी, ख़जाने की तलाश अब भी जारी थी, और अभी तक दिल में था मरने से पहले ऐसा ज़रूर कुछ करना है कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं गरीब नहीं मरना चाहता था। मैं अपने ये दिल का हाल, दिल का राज किसी को बताता भी नहीं था। एक दफ़ा एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, बातों बातों में उसने कहा, यार तू कभी वो किताबें पढ़ता था और तूने बताया था, क्या बना तेरा? मैंने कहा यार किताबें तो इस तरह होती हैं, इसमें कुछ नहीं होता, ये तो झूठ है, ये है वो, कोई असल किताब मिले तो फिर शायद कुछ हो सकता है। उसने कहा यार मैं तुझे एक बंदा बताऊं, तेरा शौक है, मुझे कोई बता रहा था। तो मैंने कहा मेरे तो किसी काम का नहीं, तेरे शायद काम आ सकता है। एक बंदा है जिसके बारे में मुझे बताया गया, अगर तू उसके पास जा वो तेरा काम कर सकता है। मैं बड़ा हैरान हुआ, कौन है? क्या वाकई कोई ऐसा है जो बता सके, सिखा सके, पहुंचा हुआ हो? उसने कहा यार मैं मिला तो नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि मुझे जिस बंदे ने कहा है वो तुझसे ज़्यादा जनूनी है इन मामलात में। वो सोच रहा था कि उसके बाद मिलने के लिए जाए, तू पहुंच जा। खैर मेरी उससे इस तरह बातें हुई, मुख्तसर ये वो कहता है जी मैंने एड्रेस लिया और मैंने कहा मैं उनके पास जाता हूँ। वो जिस जगह का बता रहे थे वो शहर से दूर एक छोटी सी बस्ती थी, मतलब जिस जगह पे हमारी रिहाइश थी वहाँ से अगर मैं मोटरसाइकिल पे भी जाऊँ तो मुझे 25-30 मिनट लग जाते थे। वहाँ पे एक छोटा सा एक गांव आता था, गांव से भी पहले एक कब्रिस्तान था, और कब्रिस्तान दरमियान में रोड था, एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ भी खेत थे, और
दरमियान में रोड थी, रोड के साथ ही कब्रिस्तान शुरू हो जाता था। काफ़ी पुराना और लंबा कब्रिस्तान था, दूर तक फैला हुआ था। मैं जब बाइक पे उस जगह पे पहुंचा जिस तरह उसने मुझे लोकेशन बताई थी, तो वो जैसे ही मैं रोड पे पहुंचा तो मैंने देखा एक तरफ खेत ही खेत हैं और दूसरी तरफ कब्रिस्तान है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने समझाया, चाहे रोड के साथ शुरू हो रहा है। और उसने कहा था इसी तरह नीचे उतरना और बिल्कुल एंड पे चले जाना, जहाँ पे कब्रिस्तान ख़त्म हो रहा होगा, वहीं पे दरख्तों के एक झुंड सा बना हुआ है, उसके साथ एक कच्चा सा कमरा बना हुआ है, वहाँ पे तुम्हें वो बुजुर्ग मिलेगा। मैं चलता हुआ उस कब्रिस्तान से गुजरता हुआ बिल्कुल कब्रिस्तान पे एंड पे पहुंचा तो वाकई दरख्तों का एक झुंड सा था, वहाँ पे कच्चा कमरा बना हुआ था। मैंने दरवाज़ा के बिल्कुल करीब पहुँचे, इसलिए ऐसे खटखटाऊँ या अंदर जाऊँ तो आवाज़ आई अंदर आ जाओ। मैं अंदर पहुँच गया, बिल्कुल एक कच्चा सा फर्श था, एक बिल्कुल काफ़ी एजड शख्स था, उसकी हमें भी पलकें भी, सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। वो नीचे ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठा हुआ था, ज़मीन पे कोई कपड़ा नहीं बिछा हुआ था, एक कच्चा फर्श था, उस कच्चे फर्श पे बैठा हुआ था। उसी ने मुझे आवाज़ दी थी, हाथ से इशारा किया जैसे कह रहा हो बैठ जाओ। मैं भी उसी तरह चौकड़ी मार के ज़मीन पे बैठ गया। मुझे कहता है बताओ किस लिए आए हो। मैंने कहा बाबा जी मैं आपकी शागिर्दी हासिल करना चाहता हूँ। तो मुझसे मुखातिब हुआ किस चीज़ की शागिर्दी। मैंने कहा मैं जो भी आपके पास है वो आपसे सीखना चाहता हूँ। तो उस बुज़ुर्ग ने मुझे कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं इस कच्चे कमरे में बैठा होता। मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, बुज़ुर्ग हो चुका हूँ, बस यहाँ बैठता हूँ, इबादत करता हूँ और सो जाता हूँ। ना खाने का होश है, ना पीने का होश है, कोई दे जाए कहीं से कोई मिल जाए तो खा लेता हूँ, नहीं तो मैं तो यहीं पड़ा रहता हूँ। तुम मुझसे क्या सीखोगे, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा। मैंने उन्हें कहा बाबा जी मैं बड़ी दूर से आया हूँ, आपका सुन के आया हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है मुझे कुछ सिखा दें। वो बुजुर्ग मुझे कुछ देर देखता रहा और उसके बाद मेरी आंखों में आंखें डाल के कहता है तुझे खजाने की तलाश है। और मैं एकदम चौंक सा पड़ा। उसने किस तरह मेरी आंखों में से वो देख लिया था, मेरे दिमाग में से उसने पढ़ लिया था। जो मैंने अभी सिर्फ इतना कहा था कि सीखने के लिए आया हूं, तो वो कैसे मेरे दिमाग को पहचान गया कि तुझे खजाने की तलाश है। मैंने ऐसे सर हिलाया, मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, जैसे जैसे कह रहा हूं जी। तो उसने कहा अमीर बनना चाहता है, तेरे पास दौलत हो, गाड़ी हो, घर हो। वो तमाम ख्वाहिशात जो मेरे दिमाग में थी मुझे उसने दोहराई। तो मेरे दिल में एक शक सा पैदा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं जिस दोस्त ने मुझे भेजा है उसने इसको बता दिया हो और ये उससे सुन चुका हो, इसलिए मुझसे ऐसी बात कर रहा है। अभी ये मैं बात सोच ही रहा था कि तीसरी बात जो उसने कही, तुमने किताबें तो बहुत पढ़ी हैं और फलां फलां जो तुमने किताब पढ़ी है उसमें भी तुम्हें ये हुआ है और ये हुआ है। ये कुछ ऐसे राज थे जो मुझे पता थे और किसी को पता ही नहीं थे। जब उसने तीसरे वो राज बताया तो मैं डर गया कि नहीं ये पहुंचा हुआ बाबा है। पहली दो बातें जो मैं शक कर रहा था कि इसको किसी ने बताई हैं, तो इसने फौरी तौर पे जो तीसरी बात मुझे बताई है किताबों वाली फलां फलां, वो तो सिर्फ मुझे पता है और तो किसी को पता ही नहीं। तो साथ ही वो हंस पड़ा और हंसते हुए मुझे कहता है तू ये बैठ के सोचता है कि मुझे कोई बताएगा। उसने मेरा ये भी दिमाग पढ़ लिया था कि अब मैं बैठा ये सोच रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने इसको शायद बताया है। तो हंसते हुए कहने लगा तू ये सोच रहा है बैठा कि मुझे कोई बताएगा, मैं तो दिलों के भेद भी जान लेता हूँ, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं तो वो भी पढ़ लेता हूँ। बोल करेगा, कर सकेगा। मुझे ऐसे ही एक बंदे की तो ज़रूरत थी, ऐसे ही बंदे की तलाश थी जिसको मैं ढूंढता फिर रहा था। तो मैंने फौरी तौर पे कहा हाँ मैं करूँगा, मैं करना चाहता हूँ। उसने कहा फिर भी अभी सोच ले, तो इतना सफ़र करके आया, या तो अभी से वापस मुड़ जा या एक फ़ैसला कर ले। ये कठिन रास्ता है, मुश्किल रास्ता है, तुझे इसमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है और तू अभी फैसला कर ले। तुझसे किसी भी किस्म की कुर्बानी मांगी जाए तो क्या कुर्बान कर सकेगा। अब मेरे अंदर वो हिम्मत एक से दोबारा पैदा हो गई थी कि मुझे अब आखिरी मौका ज़िंदगी दे ही रही है अमीर होने का, तो फिर मुझे
हर बात इसकी मान लेनी चाहिए। मैंने जिस बात में कहा मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। उसने कहा फिर सोच ले, हो सकता है तेरी सबसे कीमती तरीन चीज की भी कुर्बानी मांग ली जाए। मेरे पास तो कोई कीमती तरीन चीज थी ही नहीं, बाबा पता नहीं क्या कह रहा था, मैं जज्बात में था। मैंने कहा कीमती तरीन क्या, आप जो भी कहेंगे मैं देने को तैयार हूं। उसने कहा फिर भी मैं तुझे 1 दिन का टाइम देता हूं, जा सोच ले, उसके बाद मेरे पास आना। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सोचना, मेरी तरफ से हाँ है। मैं इतना इमोशनल हो गया था, इतना जज्बाती हो गया था कि मैंने उनको हाँ कर दी। तो उन्होंने मुझे कहा चलो ठीक है, अब तुम्हें एक काम करना है, तुम अपनी मेहनत मजदूरी भी करोगे, लेकिन जब ये काम शुरू करोगे तो सारा फोकस इस पे करोगे। मैं जो तुम्हें कहूंगा तुमने वही आके करना है। तुम्हारे घर के लिए खर्चे पाने के लिए जितना पैसे तुम्हें चाहिए वो सामने देख रहे हो, वो ईंट उठाओगे, उसके नीचे पैसे रखे होंगे, उठा लेना, जाओ ईंट उठाओ। मैं एकदम परेशान हो गया। वो कच्चा सा कमरा जिसमें एक मट्टी का घड़ा रखा हुआ था, उसके ऊपर मट्टी का ही गिलास रखा हुआ था, और एक साइड जिस तरह वो इशारा कर रहा था वहां पे 2-3 जैसे चूल्हा सा बनाया जाता है, इसी अंदाज में ईंटें रखी गई थी। उसके ऊपर भी ईंट थी, चारों तरफ ईंटें थी, उसके ऊपर ईंट रखी गई थी। मैंने ईंट हटाई तो उसके नीचे कुछ पैसे पड़े हुए थे। वो इतने थे जो मैं कमाता था उससे थोड़े से ज्यादा थे। उसने कहा ये सारे उठा लो। मिसाल के तौर पे वो कह रहा अगर मैं दिन का 1000 रुपये कमाता था तो वो 1400-1500 रुपये थे। उसने कहा सारे उठा लो। मैंने उठाया, अपनी जेब में डाले। उसने कहा जाओ कल इतने बजे यहाँ पे आ जाना। उसने मुझे कुछ कहा ये चीज़ें हैं, ये अपने साथ लेते आना। अब क्योंकि उन्होंने मुझे चीज़ें बता दी, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। हो सकता है कहानी सुनते हो ना बहुत सारे लोग वो चीज़ करनी ना शुरू कर दें उस तरीके। नेक्स्ट डे जी वो चीज़ें ली उसने, और वो कहता है मैं वहीं पे बाबा जी के पास पहुंच गया। उसने मुझे कहा ये तुमने इतनी तादाद में पढ़ना है और इस तरह पढ़ना है, लेकिन ये तुमने फिलहाल कुछ दिन तक, ये कोई तुम्हारा चिल्ला नहीं है, ये प्रैक्टिस करा रहा हूं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी स्पीड कितनी है, तुम्हें जज करने के लिए तुम्हारा छोटा सा इम्तिहान है। वो सामने कोने में बैठ जाओ, इसको पढ़ना शुरू कर दो। मैं कोने में बैठ गया, जिस तरह उन्होंने कहा मैं पढ़ता रहा। जब मैंने ख़त्म कर लिया, मैंने आंखें खोली तो वो कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे। उनके हाथ में एक बड़ी सी तस्बीह थी, उसमें तकरीबन एक अंदाज़ा है मेरा वो 1000 दानों की होगी, बहुत बड़ी थी। वो पढ़ते थे जो, जब मैंने देखा वो आंखें बंद हैं तो मैं चुप करके बैठा रहा और उनकी तरफ देखता रहा, इर्द गिर्द कमरे की तरफ भी देखता रहा, ऊपर नीचे वो एक छोटा सा कच्चा सा कमरा, और वो पढ़ते रहे। जब पढ़ के उन्होंने आंखें खोली, मुझे कहते हाँ तुमने पढ़ लिया है। मैंने कहा जी मैंने पढ़ लिया। कहते हाँ मैंने देख लिया, तुमने ठीक पढ़ा है, जाओ वहाँ से वो पैसे उठाओ और घर चले जाओ। मैंने पैसे उठाए और घर चला गया। अब ये मेरी रूटीन हो गई, मैं रोज़ आता उसी तरह बैठ के उस कोने में कुछ पढ़ता जो उन्होंने मुझे बता दिया था। वही एक चीज़ जो उन्होंने मुझे बता दी थी मुसलसल पढ़नी होती। वापसी पे मुझे वहाँ से पैसे उठाने को कहते, मैं घर चला जाता। तकरीबन कोई 8-10 दिन हो गए थे इस बात को। उन्होंने मुझे कहा अब तुमने कुछ और पढ़ना है। वो जो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा वो मैं थोड़ा सा चौंक गया। वो एक ऐसी, मैं उसको कैसे थोड़ा सा सेंसर भी कर दूं, वो एक ऐसी लाइन थी जो मुझे, जैसे उन्होंने कहा ये पढ़ो तो मुझे लगा कि ये तो शिर्क की तरफ मैं जा रहा हूं। वो एक अजीब सी लाइन थी, मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मकसद स्टोरी सुनाना है। तो मैं कहता है हड़बड़ा गया थोड़ा सा कि ये तो कुछ ज़रा अजीब सा है, ये क्या मैं पढ़ रहा हूं। तो उस बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा सोच में क्या पड़ गया है, अभी से तेरा ये हाल है, जा चला जा। तो मैंने फौरी तौर पे कोई सवाल करने का जो इरादा किया था कैंसिल किया और बैठ के आंखें बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिल के अंदर एक अजीब सा वहम, एक खौफ पड़ गया था, ये मैं क्या पढ़ रहा। मैं पढ़ता रहा और उसी तरीके ख़त्म किया, घर चला गया। वही आयत तकरीबन मज़ीद कुछ दिन तक मैंने पढ़ी। उसके बाद जब मैं एक दिन आयत मुकम्मल कर चुका, मेरे मुंह से आयत निकल ही गया। आयत थी लेकिन आयत आगे चेंज थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे वो आयत मैंने पहले भी ये वाली किसी ने मुझे बताई थी और अभी भी वो मेरे जहन में आ गई, उस शख्स ने जो पढ़ी थी, कहानी वाले ने जो भेजी है।
जब मैं उठना लगा पैसे उठा के, तो उसने कहा बात सुनो। मैं रुक गया। तो उसने कहा अब तुमने कल रात को आना है। मैं रुक गया कि मजीद वो कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। मजीद कोई बात ना की और मैं चला गया। और मैं घर पहुंचा और अपनी बीवी को कहा काम के सिलसिले में कल रात को मैं घर नहीं आ सकूंगा। उसने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। अब ये देखें बालों को किसने हाथ लगा दिया पीछे, माशाल्लाह। अब आप, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। बीवी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और अगले दिन मैं शाम के टाइम घर से रवाना हुआ, कब्रिस्तान दाखिल हुआ और बुज़ुर्ग के पास पहुंच गया। मैं जैसे ही जाके उनके पास बैठा तो उन्होंने कहा अब तुमने आज एक काम करना है, आज से असल इम्तिहान तुम्हारा शुरू हो चुका है। इतने दिन जब तुमने बैठ के पढ़ाई की है, तुम्हारी प्रैक्टिस हो चुकी है, ये तुम्हारी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी। अब तुम पढ़ सकते हो, भूलोगे नहीं तस्बीह कैसे करनी है। आज मैं तुम्हें दायरा कड़ा लगाना भी सिखाऊंगा और यही जो तुम्हें कहा है यही तुमने पढ़ना है। आज पहला सबक ये पढ़ना है और इस तरह दायरा कड़ा लगाना है। उसने मुझे दायरा कड़ा लगाने का तरीका बताया और पढ़ने का तरीका बताया। मैंने फौरी सीख लिया। उसने कहा सामान लाए हो साथ में? मैंने कहा जी। उसने कहा मैं यहीं पे बैठूंगा और पढ़ाई करूंगा। अब तुम इसी कब्रिस्तान में जाओगे और एक कोना मैं तुम्हें बताता हूं, उस कोने में एक पुरानी कब्र है। उस कब्र को तुमने खोदना है। उस कब्र के अंदर मौजूद जो ढांचा होगा इंसान का, उसमें जो दिमाग वाला हिस्सा खोपड़ी है, वो तुमने निकाल के मेरे पास लेके आनी है। मैं किताबें पढ़ चुका था, इस तरह की बातों का मुझे अंदाज़ा था। कब्रिस्तान जाते हैं, पढ़ते हैं, ये वो बहुत सारे चीज़ों का। कहता है मैंने बहुत सारा पढ़ तो लिया था, प्रैक्टिकली शायद आज करने जा रहा था, तो मुझे डर नहीं लगा, बल्कि खुश हो गया कि आज गुड, पहली दफ़ा मैं प्रैक्टिकली कदम रख रहा हूँ। पहुँचा हुआ हस्ती है, उसने मेरा दिमाग शुरू में पढ़ लिया था, ये तो मुझे सिखा देगा। मैंने सामान उठाया कब्र खोदने वाला, और उसने कहा एक मखसूस टाइम जब रात का हुआ तो उसने कहा जाओ। मैंने वो जो बुजुर्ग का कमरा था उसके अंदर वो नहीं थी, बिजली वगैरह नहीं थी, वो लालटेन जला के रखता था। कहता है मैं अजीब बाहर निकला। जब मैं आज रात के इस पहर कब्रिस्तान के अंदर जब जा रहा था, जुनून तो मेरे अंदर था, लेकिन आज पहली दफ़ा पता लगा था प्रैक्टिकली मैं अंदर कब्रिस्तान में दाखिल होकर एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूं जो बहुत ही खौफनाक काम है। मैंने कब्र को रात के इस पहर खोदना है और उसमें से इंसान की खोपड़ी को बाहर निकालना है। कहते हैं मैं आहिस्ता चलता हुआ जब उस कोने की तरफ जा रहा था जो कब्रिस्तान का मुझे उस बुजुर्ग ने कहा था, तो मेरी पाँव के नीचे कोई पत्ता भी आता तो उसकी सरसराहट होती, तो मुझे ऐसे लगता मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं मुड़ के देखता, पीछे कोई भी ना होता। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए आगे बढ़ता, तो फिर कोई इस तरह का पत्ता, कोई लकड़ी, कोई चीज़ मेरे पाँव से टकराती या नीचे आती, तो फिर मुझे लगता कोई पास खड़ा है और मैं डर जाता। यहाँ तक कि जिस तरह उसने मुझे समझाया था, मैं उस कब्र के पास पहुँच गया। उस कब्र के पास उसने मुझे निशानी लगाई थी कि एक लाइन लगी होगी, क्रॉस का निशान, जिस तरह जमा का निशान होता है, प्लस का निशान, इसी तरह का निशान लगा होगा, उसके लेफ़्ट साइड वाली कब्र होगी। मैं गया तो वहाँ पे जिस तरह लकड़ी के साथ किसी ने वाकई बड़ा सा निशान लगाया हो, मैंने टार्च मार के देखा तो वो निशान लगा हुआ था। उस निशान के पास जो लेफ़्ट वाली बड़ी सी कब्र उसने कही थी वो सामने थी। मेरे पसीने छूटना शुरू हो गए, मुझे डर लगना शुरू हो गया कि मैंने सोचा था आज करने जा रहा था, मेरे सामने कब्र थी और इसको खोदना था। वो बहुत पुरानी कब्र थी। फिर मक्खी यही क्या किसने टच किया, पुरानी कब्र थी। कहता है मैंने सोचा भी नहीं था, मैं एक बुज़दिल इंसान जो ख्वाहिश तो रखता था अमीर बनने की, लेकिन इस तरह कब्र को कभी खोदूंगा। मैंने कब्र को खोदने के लिए पहली जैसे ही उसके ऊपर चोट लगाई, मुझे ऐसे लगा आवाज़ बहुत दूर तक गूंजती हुई गई है, जैसे पहाड़ों के बीच में कोई आप आवाज़ निकालें, हेलो 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 हेलो, इको सी बनती है। इस तरह मुझे लगा जैसे मैंने ही पहले उसके ऊपर चोट लगाई खुदाई करने के लिए, तो जिस तरह धक की आवाज़ आई, तो मुझे ऐसा लगा वो धक की वो जो आवाज़ थी एक नहीं थी,
पीछे भी ऐसे आवाज़ आई जैसे मेरे साथ किसी और ने भी धक खोदा हो। एकदम मैंने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था सिवाय मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने मजबूती से उस लकड़ी को पकड़ा और फिर जब खुदाई की, दूसरी दफ़ा जब उसके ऊपर आवाज़ पड़ी तो फिर इस तरह महसूस हुआ पीछे फिर किसी ने मेरे साथ ही खुदाई करने के लिए उस तरह चोट डाली हो, धक ऐसे आवाज़ आई, लेकिन कोई भी नहीं था। उसके बाद जब दूसरी दफ़ा भी ऐसा लगा कि आवाज़ तो पीछे से आ रही है कोई नहीं, फिर मैंने खोदना शुरू कर दिया, डरे बगैर कि मुझे खोदना है। अगर मैं इस तरह देखता रहा, इर्द गिर्द देखता रहा, खौफजदा होता रहा तो मैं खोद नहीं सकूंगा। यहां तक कि मैंने खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी का काफ़ी हिस्सा हटा चुका। हटाते हटाते अब मैं उस हिस्से की तरफ पहुंच चुका था जहां पे ऊपर एक तह मिट्टी की ख़त्म होती है और उसके बाद खला सा होता है, और उस खला में कफन पहना के मुर्दे को लिटाया जाता है। मिट्टी हट चुकी और जब एक ईंट समझ लें मैंने निकाली और वो सुराख सा बना जहां पे अब मुझे मुर्दा और कफन नजर आना था, तो मैं शदीद कांप रहा था। हर तरफ कब्रें ही कब्रें थी, खामोशी थी। शायद कोई थे जो छुप के मुझे देख रहे थे, जो नज़र नहीं आ रहे थे, वो इर्द गिर्द मौजूद थे। मैंने आते ही दायरा कड़ा तो लगा लिया था, वो क्रॉस का निशान भी मैंने देख लिया था, वो पढ़ाइयाँ भी उस तरह कर ली थी, ऊपर से सारा उतार भी चुका था, कब्र के हर मट्टी शट्टी हर चीज़ हटा भी चुका था। लेकिन अब वो मरहला था जब मैंने उस कफन को उस कफन में लिपटी हुई हड्डियों के ढांचों तक पहुँचना था। और जब वो सुराख सा बना और मैंने टॉर्च मारी तो यकीन माने, वो कहता है मदर साहब मेरे जिस्म इस तरह कांप रहा था कि मुझे लगता था मुझे कुछ हो जाएगा। फिर उस बंदे बाबे की मुझे बात याद आ गई, कुछ कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ेगी। तो मुझे लगा नहीं, मैंने कुर्बानी देनी है, डरना नहीं है। फिर मैंने हटाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मेरे सामने वो जो सफ़ेद कफन सा होना चाहिए था वो कफन नहीं था। वो इतनी पुरानी कब्र थी, उसके नामो निशान ज़रूर बाकी थे, लेकिन वो फट चुका था, ख़त्म हो चुका था। उसके टुकड़े वहाँ पे ज़रूर मौजूद थे कि हाँ यहाँ पे कोई कफन था, और उसके अंदर अब इंसान नहीं बल्कि उसका ढांचा मौजूद था। और वो ढांचा इस तरह मौजूद था जिस तरह उसको कफन में लिटा के सीधा वहीं पे लिटाया गया था। उसकी खोपड़ी, उसके बाजू, उसकी टांगों की हड्डियां सारी अपनी जगह पे मौजूद थी। कितनी पुरानी ये कब्र थी ये मैं नहीं जानता था, लेकिन उन हड्डियों को देख के मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसको इस दुनिया से गए हुए कई साल हो चुके हैं। ये एक बहुत ही भयानक मंजर था। अब अगला स्टेप जो मेरा था कि मैंने हाथ आगे बढ़ाने थे, उस इंसान की जो खोपड़ी थी उसको उठाना था। मुझे नहीं पता था मैंने उसको तोड़ना है, उसकी हड्डी उसके साथ है या क्या है, क्योंकि टॉर्च तो मेरे हाथ में थी, लेकिन इतना भी मैं दिलेर नहीं था कि मुसलसल टॉर्च मार के उस ढांचे को देखता रहता। मैं एक आम इंसान था और ज़िंदगी में एक पहला कदम ऐसा कर रहा था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो अपनी मैंने भी उस शख्स की जब फीलिंग सुनी है तो एक अजीब सा हो गया। वो कह रहा है मेरी एक बहुत अजीब सी फीलिंग थी। मैंने टॉर्च को साइड पे रखा और कांपते हाथों के साथ किया, उस खोपड़ी को जाके दोनों हाथों से ऐसे कवर कर लिया और इरादा कर रहा था कि अब मैं इसको ऊपर उठाऊं। अगर वो जुड़ी हुई है जिस्म के साथ तो इसको तोड़ लूं, अगर अलग है तो ऊपर उठा लूं। लेकिन एकदम से मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे ये जिसके ऊपर मैंने हड्डियों के ऊपर हाथ रखा हुआ है, खोपड़ी के ऊपर, ये मुर्दा नहीं है, इसके अंदर जान है। मुझे ऐसे लगा कि ये उठ के बैठ जाएगा। ये एक ऐसी फीलिंग थी एकदम से मेरे अंदर आई थी, जैसे ही मैंने उसके खोपड़ी पे हाथ रखा था तो मुझे लगता था ये उठ के अभी बैठ जाएगा, इसके अंदर जान है, ये हिल रहा है नीचे से। खुदा जानता है क्या हुआ है, ये मैं भी सोच ही रहा था कि मेरी टॉर्च नीचे गिर गई। जो एक जगह पे रखी हुई थी वो नीचे गिर गई तो मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मेरी चीख निकली मैंने हाथ अपने पीछे कर लिया, क्योंकि मुझे लगा था वो उठ के बैठ गया है। मैं वहीं पे उसी जगह पे मौजूद था। कब्र खुद चुकी थी, मैं उसके अंदर उस जगह पे उतरा हुआ था जहां पे वो ढांचा लेटा हुआ था। मैंने उसकी
खोपड़ी पे हाथ रखा था और ऐसा लगा था वो उठ के बैठ चुका है, क्योंकि मेरी टॉर्च खुद ब खुद नीचे गिर गई थी। मैंने सोचा मुझे अभी दौड़ लगा देनी चाहिए। मैंने सोचा मुझे अभी बाहर छलांग लगाऊं और भागूं, पीछे मुड़ के ना देखूं और सारी जिंदगी यहां पे वापस ना आऊं। मैं कांप रहा था। मैं इतना दिलेर नहीं था, मैं बेसिकली एक बुज़दिल इंसान था, लेकिन आज इतना बड़ा एक स्टेप ले चुका था। एकदम से मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस लम्हे अपने आप को मजबूत करना है, डरना नहीं है। लेकिन मेरी आंखें बंद थी खौफ की वजह से, मैं नीचे नहीं देख पा रहा था जो उठ के बैठा हुआ ये मेरे साथ कुछ कर ना ले। मैंने अपनी हिम्मत जमा की, हिम्मत ना सिर्फ जमा की, अपने अंदर हौसला पैदा किया। जब हौसला पैदा किया फिर मुझे लगा नहीं, मुझे मुकाबला करना है, इस मौके को गंवाना नहीं है। उस बुजुर्ग ने मुझे कहा था अगर तुमने कहीं गलती की तो सारी जिंदगी तुम्हें फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी का ये आखिरी चांस है। सो मुझे इस चांस को अवेल करना था, ज़ाय नहीं करना था। मैंने हिम्मत जमा की, अपनी आंखें खोली और जल्दी से अपनी टॉर्च को उठाया और जो उठ के बैठा था उस पर टॉर्च मारी। वो लेटा हुआ था, वो उठ के नहीं बैठा था। शायद मुझे लगा था वो उठ के बैठा है, मेरा वहम था, या वाकई उठ के बैठा था। अभी वो सो गया था, उसी तरह लेटा हुआ था। मैंने दोबारा से वापस टॉर्च अपनी उसी जगह पे रखी, उसकी खोपड़ी पे हाथ रखा और जल्दी से उसको खींचा, तोड़ा, उठाया, मुझे नहीं पता, मैंने खोपड़ी उठा ली, बाहर निकला, खोपड़ी को बगल में दबाया और सीधा तेज तेज चलता हुआ उस बुजुर्ग के कमरे में गया। मैं जैसे ही उस कमरे के करीब पहुंचा तो वो बुजुर्ग जो हमेशा अंदर बैठा होता था, आज वो बाहर दरवाजे में खड़ा हुआ था, इस अंदाज में कि उसका एक पांव दरवाजे के बाहर था, एक पांव दरवाजे के अंदर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं जैसे ही उस जगह पे पहुंचा तो उसने ऐसे हाथ आगे कर दिए कि जैसे कह रहा खोपड़ी मेरे हवाले करो। मैंने खोपड़ी उसके हाथ में रख दी तो उसने मुझे कहा जाओ उसको बंद करके आओ। अब मैं वापस तो मुड़ गया, बगैर सवाल किए बंद करके आओ, लेकिन ये पूछना भूल गया था कि बंद किस तरीके करूं। पहले तो एक और तरीके से कब्र बनाई जाती है, अब तो मैं यही कर सकता था, उसको मट्टी डाल दूं। मैंने कहा सोचा वापस मुड़ूं और उनसे पूछ के आऊं, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे बंद ही कर देनी चाहिए। मैं पहुंचा तेजी के साथ उस जगह पे, जल्दी से मट्टी उठाई और जिस तरह कर सकता था उसको कब्र को बंद किया। बाबे के पास पहुंच गया। बाबे ने कहा आज का काम तुम्हारा मुकम्मल हुआ, घर जाओ, जिस टाइम आज आए थे इस टाइम कल दोबारा आ जाना। इजाजत ली बाबे से और मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दिन सारा सोता रहा क्योंकि बेगम को यही कहा कि मैं काम जो मुझे नया मिला है वो रात के टाइम पे मैंने करना है, तो कुछ दिन अब मैं रात को जाया करूंगा और दिन को सोया करूंगा। वापसी पे उसी तरीके एक रूटीन से मेरी बन गई थी, वो पैसे उस जगह से मैं उठा के ले आता था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि उस बुजुर्ग से पूछ सकूं ये पैसे यहाँ रोज़ कहाँ से आते हैं, कि मैं ईंट उठाता हूँ नीचे पैसे होते हैं और अगले दिन जाता हूँ फिर पैसे होते हैं। उसने मुझे कुछ चीज़ें सिखा दी थी उस बाबे ने कि ज़्यादा सवाल जवाब मत करना, जो मैं तुम्हें कहूँ वो करते जाना, और मैं ऐसा ही कर रहा था। दिन सारा मैं सोया और अगले दिन मैं फिर बाबे के पास पहुँच गया और उसने मुझे कहा आज फिर तुम्हारे ज़िम्मे जो काम मैं लगाने जा रहा हूँ, तुम अब उस रास्ते की तरफ चल पड़े हो जहाँ पे एक जगह पे मौजूद सोने से भरी देग जिसमें खजाना है वो मिलने वाली है, और उस रास्ते की तरफ तुम कदम बढ़ा चुके हो। जिस तरह रात करके लाए हो इसी तरह करते रहे, कुर्बानी भी दे दी तो तुम पालोगे, वरना नुकसान उठाओगे। और मैंने कहा बाबा जी मैं हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हूं, मैं हर कदम उठाने को तैयार हूं। उसने कहा ठीक है, अब तुम्हारा आज का काम यह है उसी तरीके दायरा कड़ा करना, और तुम्हें मैं एक दूसरी कब्र बता रहा हूं, सेम उसी जगह पे पहुंच के उसको खोदो, और जिस तरह तुमने रात एक मुर्दे को लेटा हुआ देखा था ना। मैंने कहा हाँ जी। किस तरह उसकी खोपड़ी थी, किस तरह उसके बाजू थे, किस तरह उसका धड़ वाला हिस्सा था ये वाला, और किस तरह उसके पाँव और टांगें थीं। अब तुम्हें उस दूसरी कब्र से वो छोड़ के जो कल वाली थी एक नई कब्र में उसके बाजू उठा के ले आने हैं। तुमने इसी कमरे के अंदर पूरा एक ढांचा उसी तरह तैयार करना है, और आज जो कब्र कह रहा हूं उससे जाके तुम्हें बाजू लेके आने हैं।
फिर आज उसी तरह, कल तो पहले ही रात थी, मुझे डर भी लगा था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बहादुर था। मैं गया, उसी तरीके सारा कुछ किया, कब्र खोदी मैंने, हड्डियों के जो ये वाला पोर्शन था वो मैं लेके आया। अब इसी तरह मेरी ड्यूटी शुरू हो गई। जब मैंने थर्ड रात अंदर दाखिल हुआ तो हैरान ये हुआ, वो मैंने जो खोपड़ी निकाली थी वो ज़मीन पे एक जगह पे रखी थी, और जो मैंने बाजू रखे थे वो बाबे ने उसके साथ उसी तरह रख दिए थे जिस तरह मैंने पहले दिन कब्र में देखा था और दूसरे दिन भी देखा था। लेकिन एक नई खोपड़ी थी जो बाबे के पास थी, और उसके हाथ में एक हड्डी थी जो आज वो बैठा उसके ऊपर कुछ पढ़ रहा था और कुछ कर रहा था। आज जब मैं दाखिल हुआ तो बाबे ने आंखें बंद की हुई थी, मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं भी खामोशी से, इतना तो मैं जान गया था कि जब तक वो खुद बात नहीं करता था, मुझसे बात नहीं करता था, साइड पे खड़ा हो गया। उस खोपड़ी का मुंह बाबे ने अपनी तरफ किया हुआ था। एक नई खोपड़ी थी, उसके ऊपर एक मोमबत्ती रखी हुई थी, मोमबत्ती जल रही थी। उस खोपड़ी के सर पे मोमबत्ती रखी हुई थी और वो जल रही थी, और बाबे के हाथ में हड्डियां थी, और वो हड्डी थी, वो हड्डी से बैठा कुछ पढ़ रहा था, उसके ऊपर कुछ कर रहा था। जब उससे फारिग हो, उसने आंखें खोली तो मुझे कहा, जाओ आज फलां फलां कब्र है, उस पर निशान लगाए, जाओ बाकी हड्डियां लेके आओ। अब मेरी ड्यूटी लगी, कुछ दिन तक मुसलसल मैं यही करता कि जाके कब्र खोदता और उसके अंदर हड्डियां निकाल के ले आता। यहां तक कि एक कब्र ऐसी भी मिली, नहीं इसको भी निकाल देता हूँ, ये अच्छी बात नहीं। खैर, वो कहता है जी मैं हड्डियां लेके आया, यहां तक कि वो उसी तरह बिल्कुल एक ढांचा तैयार हो गया जिस तरह कब्र के अंदर मैंने पहली दफ़ा देखा था, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। बिल्कुल उस कच्चे कमरे के अंदर वो एक सामने एक खोपड़ी थी, बाजू थे, टांगे, और पूरा एक ढांचा उस तरीके तैयार हो गया। अब उस बाबे ने मुझे क्या किया, कोने पे कहा बैठ जाओ और ये अमल तुम मुसलसल पढ़ते रहो। दायरा कड़ा उसने लगा दिया। आज उसने दायरा कड़ा कमरे के बाहर निकल के, वो जो कच्चा कमरा था उसके बाहर निकल के इर्द गिर्द पूरे कमरे को उसने हिसार खींच दिया, दायरा कड़ा लगा दिया। और उसके बाद जब अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक मट्टी का बर्तन था, गोल सा, उसके अंदर पानी भरा हुआ था। वो थोड़ा थोड़ा पानी उस जो मुर्दा रखा हुआ था, अब हमने हड्डियों से बनाया था, उसके इर्द गिर्द फेंकता और कुछ पढ़ना शुरू कर देता। फिर थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर कुछ फेंकता और पढ़ना शुरू कर देता। अब उसके इर्द गिर्द चक्कर भी लगाता, फिर रुक जाता, पढ़ाई करता। मैं अपनी जगह पे बैठा पढ़ रहा था, मैं उसको देख भी रहा था। वो इस तरह इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता, पानी फेंकता, इर्द गिर्द चक्कर लगाता, पानी फेंकता। अब कुछ दिन तक मुसलसल यही अमल होता रहा। मैं वहां पे जाके बैठता, मैं पढ़ता, और वो बैठ के वहां पे चक्कर लगाता। मुझे कोई चीज़ को हेल्प चाहिए होती तो मुझे उसको कह देता, क्योंकि दायरा कड़ा उस पूरे कमरे का वो लगाता था। इसलिए मैं उठ के एक दायरा कड़ा होता है, एक हिसार जो होता है, इस जगह पे अगर मैंने लगा दिया तो इससे बाहर मैं नहीं जा सकूंगा। लेकिन वो पूरे कमरे का, उस कच्चे कमरे का लगा देता था, इसलिए कमरे के अंदर वो भी मूव करता था, मैं भी आराम से दूसरी जगह पे मूव कर सकता था, आ जा सकता था। वो कोई चीज़ कहता पकड़ा दो, ये दे दो, ये दे दो, मैं उसको देता और वो अमल करता रहा। कुछ दिन तक वो इसी तरह पढ़ता रहा। उसके बाद उसने कहा, अब तुम तैयार हो उस मरहले की तरफ जो आखिरी और ख़तरनाक मरहला है। उसके बाद एक लास्ट होगा, ये सेकंड लास्ट है, उसके बाद हम उस ख़जाने तक पहुंच जाएंगे। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था इतनी जल्दी, सिर्फ कब्र ही खोदी थी मैंने और बैठ के पढ़ाई की थी, इतनी जल्दी हम ख़जाने के करीब पहुंच चुके हैं। उसने कहा जाओ, अब कुछ दिन हो चुके थे हमें उस तरह ढांचे के ऊपर पढ़ते हुए। कल उसने कहा तुम कुछ लकड़ियां लेके आना, परसों हम सेकंड लास्ट अमल करेंगे। अगले दिन जी मैं लकड़ियां लेके आया, उसी तरह वो जो ढांचा हमने रखा हुआ था उठा के हम बाहर ले आए। लकड़ियां हमने कुछ नीचे ज़मीन पे, बाबे ने जैसे मुझे कहता गया मैंने उसके ऊपर रखी। उन ढांचे को उसी तरह ढांचा बना के, हड्डियां जो अंदर से हम उठा के लाए थे हमने लकड़ियों के ऊपर सेट की, उसी तरीके हम उन्हें, इंसान का इस तरह ढांचा होता है, ढांचा बनाया, उसके ऊपर भी हमने लकड़ियां रखी। और उसने कहा इसको आग लगा दो। सामान में ले आता था, मुझे कह देता था, मट्टी का तेल और इस तरह की चीज़ें थी, लकड़ियों पर हमने डाली और उसने उसको आग लगा दी। आज भी उसके इर्द गिर्द रोज़ तो पढ़ता था, रुक जाता था, पढ़ता रुक जाता था। आज जब आग लगी तो उसके बाद वो तेज़ उसके इर्द गिर्द जितनी जिसकी स्पीड थी, बुजुर्ग था, वो घूमता रहा, पढ़ता रहा, घूमता रहा, पढ़ता रहा। और जब उसने पढ़ लिया, राख ख़त्म हो गई, लकड़ियाँ जल गईं, तो बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे हड्डियाँ रखी गई थी, जो खोपड़ी वाली जगह थी, वहाँ से उसने कुछ राख जो बन गई थी, वो राख उठाई, मट्टी का एक बर्तन था, उसके अंदर डालनी शुरू कर दी। कुछ पढ़ता भी जा रहा था। आज जो वो पढ़ रहा था बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही खौफनाक था।
उन्होंने मेरे साथ शेयर भी किया, तो मैंने उनको बता दिया ये वो वाला कलाम है जो नऊज़ बिल्लाह बहुत ही खौफनाक है। जब वो डाल चुका तो उसने उस मट्टी की जो लोटकी थी उसका मुंह बंद कर दिया, और उसके बाद उसने मुझे कहा कल ये तैयारी के साथ आ जाना, कल हम किसी जगह पे जाएंगे और उसके बाद वहां पे खुदाई करेंगे। मैं अपने घर चला गया, सामान जो वो कहता था मैं ले आता था, निकलता जरा जल्दी निकल जाता था, सामान खरीदता और उसके बाद मैं पहुंच जाता था। आज मैं सामान लेके उसके बाद जब मैं उसको पहुंचा तो वो मेरा इंतज़ार ही कर रहा था। मैं टाइम पे आ गया था, उसने मुझे साथ लिया और हमने पैदल चलना शुरू कर दिया। जिस रास्ते से मैं रोज़ आता था आज भी उसी रास्ते से आया था। सड़क के दरमियान में एक तरफ खेत, दूसरी तरफ वो कब्रिस्तान शुरू होता था। मैं नीचे उतरा, कब्रिस्तान के एंड पे उस कच्चे कमरे की तरफ पहुंचा और उस कच्चे कमरे से निकल के फिर हमने आगे की तरफ चलना, यानी वापस रोड की तरफ नहीं आए, आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया, जो वीराना सा था। कब्रिस्तान से आगे भी काफ़ी वीराना सा था, जंगल सा था। हम चलते रहे, मैं हैरान था कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। मुझे कोई सवाल जवाब करने की इजाज़त नहीं थी। चलते चलते हम एक जगह पे पहुंचे तो वहाँ पे ऐसे कुछ आसार मुझे नज़र आए जहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ मट्टी के कमरे कभी बने हुए थे, कमरे थे बाकायदा मट्टी के। अब उनकी दीवारें भी थीं, छतें वगैरह नहीं थी, पूरे पूरे कमरे नहीं थे, टूट फूट का शिकार हो गए थे। लेकिन लगता ऐसे था जैसे कोई पुरानी हवेली, पुराना घर या पुरानी कोई बिल्डिंग थी जिसके अब आसार है। काफ़ी बड़ी जगह पे थी, अब वहाँ पे सिर्फ उसके आसार रह गए हैं नहीं। वो उस जगह पे पहुँच के रुक गया और मुझे उसने कहा, मैं जब तुम्हें कहूँ तुमने उस वक्त कोई हरकत करनी है, हिलना, इधर उधर मूव करना है, डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तुमने बहादुरी का मुजाहरा करना है। कुछ उसने मुझे और भी चीज़ें बता दी। एक जगह पे खड़े होकर उसने पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ता था, वो जो राख उसने उस लोटकी के अंदर बंद की थी वो निकालता था, कभी सामने की तरफ फेंकता था, कभी लेफ्ट की तरफ फेंकता था, कभी राइट की तरफ फेंकता था। फिर वो कुछ कदम चलता, मैं उसके साथ साथ चलता और वो इस तरफ फेंकता था। वो राख मुख्तलिफ जगहों पे फेंकता रहा, पढ़ता रहा, फेंकता रहा, पढ़ता रहा। एक जगह पे आके उसने कहा, रुक सा गया और उस जगह पे रुक गया। अब मैंने देखा कि उस जगह पे मुसलसल वो राख सी फेंक रहा है। राख फेंकते फेंकते मैंने देखा उसकी आंखों में चमक सी आ गई है। अब उसने कुछ ऊंचा सा पढ़ना शुरू कर दिया जो बहुत ही अजीबो गरीब था, जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या पढ़ रहा है। वो जब पढ़ता रहा, जैसे ही वो उसने ऊंचा पढ़ना शुरू किया तो मेरे आंखों को नजर तो नहीं आया लेकिन कानों को महसूस हुआ एक तेज आंधी चलनी शुरू हो गई है। मैंने इर्द गिर्द यूं देखा कहीं आंधी आ रही है, तो आंधी थी नहीं, लेकिन आवाज़ कानों में ऐसी आ रही थी जैसे आंधी चल रही है। और आंधी भी ऐसी जिस तरह तेज़ हवा चले तो उसमें से शोर सा पैदा होता है, और शोर बाजू का ऐसा लगता है जैसे चुड़ैलें आपस में लड़ रही हों। तो इस तरह का एक शोर सा था, तेज़ चुड़ैलें आपस में लड़ रही थी, लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं डरा ज़रूर था, मैं खौफजदा हुआ था, लेकिन मेरे साथ वो हस्ती मौजूद थी, इसलिए मैं ज़्यादा खौफजदा नहीं हुआ। पढ़ते पढ़ते वो आवाज़ें, वो शोर एक बढ़ता जा रहा था। वो जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था मेरे जिस्म के अंदर कपकपाहट आ रही थी। एक वीराने के अंदर हम खड़े थे, खंडरात की जगह पे खड़े थे जहाँ पे दरख्त तो हमारे इर्द गिर्द नहीं थे, लेकिन एक आंधी सी चल रही थी, मट्टी उड़ नहीं रही थी, एक खौफनाक सी सिर्फ आवाज़ सी थी। और उसके बाद जैसे ही उसने पढ़ना बंद किया, उसका मुंह जो मुसलसल ऊंची आवाज़ में बोल रहा था जैसे चुप सा हुआ, उसने वो जो मट्टी का बाकी बच गया था जो उसके हाथ में था, उसने पकड़ के ज़मीन से ज़ोर से मारा एक जगह के ऊपर। साथ ही वो जो तूफ़ान, वो आंधी, वो आवाज़ें आ रही थी, वो सब खामोशी हो गई। ऐसा लगता था जैसे अभी कोई मुख्तलिफ चुड़ैलें लड़ रही थी हमारे आसपास, कोई बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी, कोई ऐसी ज़बान में बोल रहे थे जो हमें समझ नहीं आ रही थी, नज़र कुछ नहीं आ रहा था। ऐसा था एक अजीब सा समा था। जैसे उसने वो मट्टी वाली लटकी, वो लोटी हाथ में पकड़ी हुई थी जिसके अंदर से वो राख फेंक रहा था, उसने उठा के ज़मीन पर मारी। एकदम ऐसा लगा जैसे खामोशी से छा गई, सुकून सा आ गया। जिस जगह पे उसने वो मारी थी, मुझे उसने इशारा किया, इस जगह पे ज़मीन को खोदना शुरू कर दो। मैं इशारे का मुंतज़र था। फौरी तौर पे मैंने सामान पकड़ा और खोदना शुरू कर दिया।
वो अब भी कुछ ना कुछ मुंह में पढ़ रहा था, ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ रहा था, दिल ही दिल में कुछ पढ़ रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे। मैंने खोदना शुरू किया, खोदता रहा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी खोदते हुए कि मेरी वो खोदने वाला औजार था ऐसे ज़मीन से किसी चीज़ से टकराया जिससे बाकायदा आवाज़ पैदा हुई, क्योंकि जो चीज़ भी थी वो लोहे की बनी हुई जिस तरह होती है इस तरह की थी कि उसके साथ ही जैसे वो टच हुई तो एक आवाज़ सी पैदा हुई। मैंने चौंक के ऊपर उनकी तरफ ऐसे खड़े, मैं झुका हुआ तो उसकी तरफ देखा तो उसने गर्दन हिलाई, हाँ हाँ जारी रखो। मैंने फिर 2-3 और मार के जब साफ़ की तो लगा कोई जिस तरह ढक्कन दिया होता है किसी चीज़ का, एक रात के टाइम पे एक देग का जैसे ढक्कन सा होता है वैसे एक ढक्कन सा सामने आ गया था। लेकिन साथ ही वो अभी क्लियर आ चुका था। मैंने और खोदा तो एक मेरे सामने देग का नीचे वाला हिस्सा तो नहीं था, लेकिन ऊपर जिस तरह ढक्कन होता है वो एक सामने आ चुका था। और मैंने अब साइड से, ऊपर वाला हिस्सा क्लियर हो चुका था, मैंने जैसे ही साइड से लगाया उसका, यानी गोल हिस्सा होता है ढक्कन का, अब वो देग तो यूँ ऊपर से कम हिस्सा होता है फिर यूँ चौड़ी होती जाती है, साइड से मैंने जैसे ही लगाई तो वो हिस्सा भी नज़र आया। लेकिन उसी लम्हे एक फुंकार सी आवाज़ आई जैसे कोई शदीद गुस्से में सांप फुंकारता है, शदीद गुस्से में सांप की पुकारने की आवाज़ आई और इतनी तेज़ आवाज़ थी कि मैं एकदम से डर के पीछे हट गया। उसी लम्हे एक सांप था, ब्लैक कलर का, बिल्कुल ब्लैक सांप था, इस तरह करके आप देख के ऊपर बैठा हुआ था। कहां से आया, किस जगह से आया, मेरी आंखों ने नहीं देखा। इतना मुझे पता था, मैं खुदाई कर रहा था, जमीन के अंदर से नहीं निकला। अगर वो जमीन के अंदर से निकलता तो मैं उसको देख लेता। वो कहां से आया था मुझे नहीं पता। मैं एकदम पीछे हट गया। जैसे ही मैं पीछे हट गया तो उस बुजुर्ग ने भी मुझे इस तरह इशारा किया कि पीछे आ जाओ। मैं वैसे ही डर के पहले पीछे हट गया था, जब उसने इशारा किया तो मैं पीछे हट गया। वो आगे बढ़ा और उसने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ता रहा। उसके बाद वो एक ऐसी जबान में बात कर रहा था जो मेरी कतअन समझ में नहीं आई कि क्या बोल रहा है। उससे बातचीत कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, ये मुझे नहीं समझ आ सका। वो अजीब ही था। जब वो बोलता रहा, कुछ करता रहा, वो सांप जो था मुसलसल इसी तरह बैठा रहा। एक लम्हे के लिए भी ना आगे हुआ, ना पीछे हुआ, ना हिला। ऐसे लगता था जैसे बुत सा बन गया है। लेकिन वो हल्का हल्का यूं यूं लेफ्ट राइट ऐसे मूव करता था, जैसे लगता था उसके अंदर जान है, वरना ऐसे बैठा हुआ था जिस तरह बुत हो। लेकिन कमाल बात ये थी, सांप तो मैंने भी जिंदगी में काफ़ी देखे थे, मतलब यूं जरूरी नहीं आंखों से देखता है इंसान, देखता है सांप। ये बहुत ही अजीब व गरीब सांप था। इसकी जो शुकार था, वो फुंकारता था, बहुत खौफनाक था। वो मेरा लरस गया था दिल। और इतना मोटा था वो वाला हिस्सा, जो यूं वाला हिस्सा उसका बना हुआ था, वो बहुत ज़्यादा मोटा था। यूं जो निकाल के बैठा था ना यूं, वो बहुत मोटा था, बहुत चौड़ा सा था, अजीब सा सांप था। मुझे उसको देख के डर लग रहा था। एक बात उसकी जो आज तक वो कहते हैं मैं भूलता हूँ, उसके अंदर जो चमक थी ना, शाइन था, जिस तरह वो चमक रहा था, ऐसा लगता था ऐसी कमाल की शाइनिंग थी जिस तरह लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है। वो मैंने यूज़ किया रिफ्लेक्ट हो कह रहे हैं, जिस तरह उनका ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आला किस्म की हो तो चमकती है तो ऐसी क्लास की लगती है। तो वो काला सा था लेकिन ऐसा चमकता हुआ क्लास का लग रहा था, जैसे कोई इंतहाई, उनके जो अल्फाज थे कि घोड़ा होता है ना ब्लैक कलर का, इंतहाई उसके अंदर बाल ना हो और क्लास का चमक रहा हो, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी भी उस पर पड़े तो वो नज़र आए। तो कहते हैं इस तरह का अजीबो गरीब सा था, लेकिन चमक कमाल किस्म का रहा था। कहते उसकी चमक मैं आज तक नहीं भूला। जब वो पढ़ चुका उसने कहा ठीक है, उसने कहा सामान उठाओ चलो। मुझे हैरत हुई, देख की तरफ हम पहुंच चुके, एक सांप आ गया, इतनी बड़ी पहुंची हुई हस्ती, अब तो टाइम था इसको मारे भगाए पड़े और निकले हम यहाँ से। लेकिन उसने कहा चलो यहाँ से। मैं सवाल जवाब नहीं कर सकता था लेकिन बेचैन था। हम खामोशी से वापस आना शुरू हो गए। अब हम चल रहे थे, मैं दिल में कह रहा था यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है, इसने क्या किया है मेरे साथ। अब हम जब पहुंच गए हैं, मेरी ज़िंदगी का सपना पूरे होने वाला है। देख के करीब हम पहुंच गए, एक सांप था, उसको हटाए, मारे और निकले और हम अपना ख़जाना उठाएं। क्या उसने बातें की, क्या पढ़ाई की, क्या किया कि अब वापस आ गए हैं। मैं चुप। जब हम उस कमरे में पहुंचे जो उस बाबे का कच्चा सा कमरा था, तो उसने मुझे कहा बैठ जाओ। मैं बैठ गया। मेरे अंदर आज गुस्सा था, मेरे अंदर था कि बाबा मुझे मौका दे और मुझसे
सवाल कर सकूं। मैं जैसे ही बैठ गया तो उसने मुझे कहा, वक्त आ गया है हम इस ख़जाने को हासिल कर लें, लेकिन ख़जाने को हासिल करने के भी कुछ कायदे, कुछ कानून, कुछ असूल होते हैं। ये देख जो अभी तुमने देखी है, ये ख़जाने से भरी हुई है और तुमने ही अपने हाथों से खुदाई की है, पहले से ये ज़मीन खुदी हुई नहीं थी। कब का ये ख़जाना यहाँ पे दफन है, अब ये ख़जाना तुम्हारा हो सकता है, इसमें से एक काफ़ी बड़ा हिस्सा तुम्हें मिलेगा, लेकिन अब वक्त आ गया है कुर्बानी देने का। तुम जो सोच रहे हो, रास्ते में सोचते हुए आए हो कि अब मौका आया था और हम वापस आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें अब बता दूं वो मौका आ चुका है उस देग को लेने का, लेकिन तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? मैंने फौरन कहा, हाँ मैं तैयार हूं, बताइए क्या कुर्बानी देनी है। उसने कहा, वो जो देग तुमने देखी वो नीचे से भरी हुई है सोने से, ऊपर उसका ढक्कन है, उसके ऊपर जो सांप बैठा हुआ है असल में रूप धारे हुए एक जिन है। वो सांप नहीं है, वो उस खजाने की रखवाली कर रहा है। और मैंने उससे, जब वो हाजिर हुआ है उसके ऊपर, मेरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई इसके ऊपर पहरा दे रहा होगा और वो बगैर कुर्बानी के हमारे हवाले नहीं करेगा। और जब मैंने उससे बात की है तो हमारे ख़जाना मैं अपनी ताकत से, अपने इल्म से उससे ले सकता हूँ, लेकिन उसने कहा है उसके लिए भी मुझे एक उसकी शर्त माननी होगी, और उसकी शर्त ये है, तुम्हारी जो फलां बेटी जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसकी कुर्बानी देनी होगी। मेरी आंखें एकदम से चौंकी, मुझे झटका सा लगा कि उसने क्या फ़िक्र कहा है। मैंने कहा जी। उसने कहा हाँ, तुमने कहा था ना तुम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करोगे, वैसे भी तुम्हारी 5 बेटियां, और ये बात मैंने उसको नहीं बताई थी। उसने कहा तुम्हारी 5 बेटियां हैं और बेटे की ख्वाहिश में 5 बेटियां हो गई हैं, तुम्हारे पास ख़जाना आ जाएगा, तुम्हारी बेटियां भी 4 रह जाएंगी, एक की कुर्बानी देनी होगी, 4 रह जाएंगी, तुम्हारी 4 बेटियां, तुम्हारी बीवी मरते दम तक अयाशी करोगे, इतना ख़जाना तुम्हारे पास होगा। तुम्हें अपनी एक बेटी जो सबसे प्यारी लगती है तुम्हें, उसकी कुर्बानी देनी होगी। अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो ये तुम ख़जाना पा सकते हो, नहीं तो फिर मैंने जिस तरह तुम्हें कहा था नुकसान उठाओगे, वापस मुड़ नहीं सकते। अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय कुर्बानी देने के, वरना तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब मैं खामोश था, मेरी दिल की धड़कन तेज़ थी, मेरा जिस्म बाकायदा कांपना शुरू हो गया था। वो क्या कह रहा था, वो मुझे मज़ीद ख़जाने के बारे में बता रहा था, मेरा दिमाग बना रहा था, मुझे मुसलसल कायल कर रहा था कि उस ख़जाने के लालच में, और मैं भी लालच में आया बैठा था कि मैं ऐसा करूँ। तो उसने मुझे बताया कि अब तुमने करना ये है कि अपनी बेटी के पास पहुँचना है और उसको उठा के यहाँ पर ले आना है मेरे पास, और उसी जगह पर हमने उसको लेके जाना है, वहीं पर ही उसकी गर्दन को काटना है, और उसकी गर्दन से जो खून निकलेगा वो सांप को हमने देना है, और उस देग को वहां से निकालने के बाद उस तुम्हारी बेटी को वहीं पे दफन कर देना है। अब तुम फौरन घर जाओ और कल इसी टाइम, जब आज जिस तरह हम आए थे, बेटी को लेके मेरे पास आ जाना। इशारा उसने कर दिया कि अपने पैसे उठाओ और जाओ। मजीद कोई सवाल जो आपके मूड में नहीं था। मैंने पैसे उठाए और घर की तरफ चला गया। आज मेरे पाँव मन भारी हो चुके थे, मेरे पाँव उठाए नहीं जा रहे थे। एक तरफ वो हवस, वो लालच थी मेरे अंदर, वो देख जो सारी ज़िंदगी में ख्वाब देखता आया था, ख़जाना, अमीर बनना, वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। लेकिन अब एक कुर्बानी भी आ गई थी कि मुझे बेटी की कुर्बानी देनी थी। वो कहानी सुनाते हुए शायद रो भी पड़ा शदीद। कहता है मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उस बेटी की तरफ मैं देख भी नहीं पा रहा था जिसके लिए उसने मुझे कहा था इसको लेके जाना है, उसकी कुर्बानी देनी है। मैं सोने के लिए तो लेट गया, लेकिन मैं सो नहीं सका। सारे बच्चों की तरफ मैं आंख भी नहीं मिला पा रहा था। मेरी बीवी भी मुझसे पूछ बैठी क्या हुआ, आप परेशान हैं?
मैंने कहा बस तबीयत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। वो वक्त मैंने कैसे गुजारा, जो मैं दिन को सोता था मैं नहीं सो पाया, मैं इस तरह उलझा हुआ था। जब मैं देग के बारे में सोचता तो मुझे सारी ज़िंदगी इस तरह नज़र आती, एक बहुत अमीर कबीर बंदा, गाड़ियाँ एक नहीं कई गाड़ियाँ, घर, बैंक बैलेंस, वो तमाम ख्वाहिशात जो मैंने सोची थी वो सारी की सारी मेरी पूरे होने वाली थी, सब मुझे नज़र आ रहा था और मैं खुश हो जाता। लेकिन जैसे ही वो बेटी की तरफ मैं देखता तो मेरा दिल दहल सा जाता कि मैं बेटी की कुर्बानी कैसे दूंगा। इसी संयोग शशोपंज में करते करते रात आ गई, बच्चे अपने अपने चारपाइयों पे सो गए और वो लम्हा आ गया कि मैंने आज निकलना था, क्योंकि आज मैंने लेट निकलना था। बेटी ने सोना था तो उसको चुपके से मैंने उठा के ले जाना था, पहले नहीं जाना था। क्या उसकी फीलिंग होगी उस बंदे की, मैं खुद सुन के हैरान हो गया। वो कहता है चलता हुआ जब मैं उस बेटी के करीब गया हूं, मैंने उसका चेहरा देखा है तो मैं खड़े होकर देखता रहा। वो मासूम सो रही थी और उसका मैं चेहरा देखता रहा। मुझे अभी अजीब कहानी सुनाते हुए ऐसा अजीब सा लग रहा है। कह रहा है मैं अपनी बेटी को देखता रहा। मैं बहुत अजीब सा था। और जब मैं बच्ची के करीब खड़ा था और वो लम्हा आ गया जब मैंने उसको उठाना था और उसको उठा के कंधे पे डालना था और लेके जाना था और अगला अमल करना था, तो जब मैंने उसको इस नीयत से देखा कि मैं उसको उठाऊं तो मुझे लगा कि मैं अपने आप को मार दूं। पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, एक बिजली सी दौड़ी, एक मेरे अंदर करंट सा आया और मुझे लगा कि मैं इतना बेगैरत हूं और मैं इतना जालिम शख्स हूं, मैं ये करने लगा हूं। और मेरे अंदर एक ऐसी सोच पैदा हुई कि मैं, पता नहीं मुझे क्या हुआ, वो दौलत, वो देग, वो सब मेरे अंदर से उतर सी गई और मैं बेटी का चेहरा देख के मैं फ़ौरन बेटी की तरफ गया, उसको मैंने उठाया और उसको चूमना शुरू कर दिया। मैंने चूमा अपनी बेटी को। वो नींद में थी थोड़ी सी, ऐसे जिस तरह बच्चे नींद में हिलते हैं उस तरह मैंने उसको वापस सुलाया, उसके माथे पे बोसा दिया, छुरी उठाई और इस नीयत से चल पड़ा कि आज उसको मैं मार दूंगा। मेरे अंदर पता नहीं कहां से आया था कि उसने मेरी इस मासूम को मारने के लिए कहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मार दूंगा। अभी तक जो सारा दिन परेशानी में था इस नीयत से था कि बच्ची को उठाना है और उसके पास लेके जाना। मेरे अंदर ये गुस्सा था कि मैं पैसे के लालच में इतना अंधा हो गया था, इतना बेगैरत हो गया था कि मैं अपनी बेटी के साथ ये करने लगा था। मैं ऐसे शख्स को नहीं छोड़ूंगा। वो कोई बुजुर्ग नहीं है, वो पढ़ता भी ऐसे अमल है, वो कोई इंसान नहीं, वो हैवान है, वो शैतान है। मैंने छुरी उठाई और तेज़ी के साथ रवाना हुआ उस रास्ते की तरफ जहाँ जो उस कब्रिस्तान की तरफ जाता था। और मैं जैसे ही उस कच्चे कमरे की तरफ पहुंचा तो हैरान इस बात पे हो गया कि कमरा बाहर से बंद था और कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसका दरवाज़ा बंद हो। वो जो लकड़ी के जो दरवाजे थे हमेशा खुले होते थे, आज वो दरवाज़ा बंद था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। मैं समझ गया कि वो लालची शख्स आज फौरन उसी जगह पे गया होगा जहां पे रात वो मुझे लेके गया था। उसी तरह छुरी उठाए उसको मारने के लिए मैं भागता हुआ दौड़ता हुआ उसी तरफ गया था जहां पे वो मुझे रात लेके गया। लेकिन ना ही वो खंडर मुझे कहीं मिले और ना ही वो खंडर मिलते तो वो ज़मीन पे जो मैंने गड़ा खोदा था वो देख नजर आई थी मिलता। मैं बहुत ढूंढने के बावजूद, कोशिश के बावजूद, यहाँ तक कि सुबह हो गई, रोशनी फैल गई, लेकिन मुझे कोई इमारत, कोई खंडर। मैं वापस उस कमरे की तरफ आ गया कि शायद मैं रास्ता भूल रहा हूँ, फिर उसी रास्ते की तरफ गया जिस रास्ते की तरफ गया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी खंडर के आसार मुझे नहीं मिले। मैं 3-4 दफ़ा उस कच्चे कमरे की तरफ भी गया और उसकी तरफ भी गया जो खंडरात थे, ना ही वो मुझे खंडरात मिले और ना ही वो बाबा मुझे वहाँ पे नज़र आया। जिस वक्त मैंने घर से छुरी उठाई थी शायद वो भांप गया था कि मैं किस नीयत से वहाँ पे जा रहा हूँ, इसलिए वो भाग गया था। उसके बाद क्या हुआ, ज़िंदगी ने मेरे साथ क्या किया, वो बहुत तकलीफ दे था। मैंने बहुत नुकसान उठाए, खुदा से रो रो के गिड़गिड़ा के माफ़िया मांगी कि मैं अंधा हो गया था, नशा दौलत के लालच में पागल हो गया था। बहुत खुदा से माफ़िया मांगी मैंने, मेरे नुकसान भी हुए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह ताला मुझे कबूल फरमाए। मैं बहुत रोया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां जवान हैं, उनके भी सिलसिले हो गए हैं, लेकिन आज तक ये कहानी मेरे अंदर दफन थी। वो बुज़ुर्ग मुझे दोबारा उस जगह पे नहीं कभी नज़र आया। मैं कई दफ़ा वहाँ पे गया, वो मुझे दोबारा से उस जगह पे नज़र नहीं आया। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि गुमराम रहने दे उस जगह को, शहर को, मुल्क को और मेरे नाम को भी। लेकिन ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे साथ हो चुकी है। कहानी लंबी होगी, इसके बारे में मज़ीद डिटेल से क्या ये बाबा और ये इस तरह क्यों होता है, इसके ऊपर भी मैं आपको एक तफसील से कहानी सुनाऊँगा। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह उसको भी मैं ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल करूँगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92 313 66 555 00, +92
3136655500। इस पे आप वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, लेकिन लास्ट में आपने लव स्टोरी या कहानी लाजमी लिखना है। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।